तरीके से आप हमको टीवी पे न्यूज़ दिखा के बताने की कोशिश करें कोरोना से डरो, तो बंगाल तो आधा खत्म, आधा क्या, जिस तरीके से बता रहे पूरा खत्म। ऐसे ही कोरोना आगे बढ़ा, वैसे ही वेंटिलेटर की कमी हुई, वैसे ही बेड घटने शुरू हो गए, लाशों के अंबार लगने शुरू हो गए, लोगों ने लाशों को अरे इस बार तो शुक्र मनाओ कि 1 साल कोरोना को झेलने के बाद भारत की जनता इतनी ढीठ हो गई है कि स्मशान में अपने परिजनों के सबके पास जा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है शीर्ष पे बैठे हुए लोगों को कि आपने अगर गलत डिसीजन ले लिया तो आपका 1 साल, अगर आपने गलत डिसीजन लिया तो आपका 2-4 साल चला जाता है उस डिसीजन को जस्टिफाई करने में। ये इंसानी फितरत है और वो इंसान लोग हैं। पहली बात तो मैं मानता ही नहीं हूँ कि कोरोना की वजह से एग्जाम रद्द होने चाहिए थे। अगर एग्जामिनेशन रद्द हो सकते थे तो किसी भी स्टेट के इलेक्शन कैसे नहीं रद्द होते हैं। मेरे हिसाब से ये सब कम्प्लीटली एक ग्लोबल स्कैम का हिस्सा हम लोग बन गए हैं। हम तो पहले सोचते थे कि शायद सैनिटाइजर और मास्क लोग खरीदना कम कर दिया है, इसीलिए इस तरीके, हमको क्या पता था कि 10 दिन के बाद लॉकडाउन के तरफ बढ़ जाएगा। अगर आप एजुकेशनली स्ट्रांग नहीं हैं तो आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे, आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे तो आपको अखबार में लिखी हुई हर बात आपको परेशान करेगी। आपको टीवी पे चल रहा अर्नब गोस्वामी जैसा आदमी का हर बोली आपको लगेगा कि हे भगवान, अरे बाप रे, राष्ट्रभक्त। मतलब वो कहीं ना कहीं वो एजुकेशन का लेवल होता है। पिछले 5-10 सालों से कि मोबाइल हर घर में है, लेकिन हम लोग कोशिश करते थे, बच्चे छुप छुपा के मोबाइल प्रयोग करते थे। छोटे छोटे बच्चे, टीनेज बच्चे, अगर मोबाइल परमिट या तो मम्मी से परमिट लेगा या तो फादर से परमिट लेगा या तो चोरी छुपे करके करेगा तो फिर उसका पनिशमेंट पाएगा, तो उनके सामने गलत चीज़ें, साइड इफ़ेक्ट्स कम आती थी। अभी क्या हुआ, साल भर में वो जो 10-15% या जो भी 20% बच्चे पढ़ाई के नाम पे ऑनलाइन में आए, उनके पास पर्सनल मोबाइल्स हो गई, उनके पास फ्रीडम है। 2 घंटा वो ऑनलाइन क्लास कर रहा है और 5 घंटा वो चीज़ें वो प्राप्त कर रहा है जिससे उसकी बचपन बर्बाद हो रही है। मीडिया कैसे दहशत क्रिएट करती है, आप देखोगे टीवी पे, मीडिया न्यूज़ पे, क्लिप्स पे कि वो एक लाल 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 ऐसे ऐसे वाइट दाना 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 दाना, अरे देखा किसने? हेलो, जब आप अभी उसके बारे में 2 साल बीत गए, आपको अभी तक ये पता नहीं कि वो क्या वेरिएंट है, क्या रूप लेगा, क्या नौटंकी है। लोग अगर आप अखबार और टीवी को साइड कर दोगे तो एक आदमी को पता भी नहीं चलेगा कि कोरोना है। सारा खेल वहाँ खराब हो रहा है। सरकारी लोगों को इसमें बड़ा आनंद आ रहा है। लॉकडाउन और लॉकडाउन की प्रक्रिया सरकारी बाबू साहब लोगों के लिए बड़ा ही मस्त चीज़ है। ठीक है, आप फूल बरसाइए मोदी जी, आप उनको कभी बोलिए कि ये तो कोरोना वॉरियर्स का नाम दे दीजिए। इस अब फिर बहुत सारे कोरोना वॉरियर्स आएंगे। हमारे पास ऐसे ढेर सारे कोरोना वॉरियर्स को हमने सर्टिफाइड होते देखा है, रिवार्डेड होते देखा है, जिनकी कोरोना में कोई भूमिका नहीं है। मीडिया के बहुत सारे प्रबुद्ध लोग इस तरीके से इसको रखते हैं कि देखो मास्क, लोगों ने जो पिछले 3-4 महीने में लापरवाही बरती ना, इसके चलते कोरोना वापस आ गया है। भैया ये तो मैं नहीं मानूंगा। लापरवाही से कोरोना आता तो सितंबर-अक्टूबर में जब बिहार में इलेक्शन हो रहे थे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो बिहार में शायद आधी आबादी को समाप्त हो जाना चाहिए था। पूरे भारत में जिस तरीके से कोरोना के प्रकोप को बढ़ता हुआ दिखाया जा रहा है, जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले जिस तरीके से 10th के एग्जाम कैंसिल हो गए और 12th के एग्जाम को पोस्टपोन किया गया, ये अब भी सबसे बड़ा फैसला जो है वो सरकार की तरफ से। कई बच्चे के रिएक्शन इसमें आए। सबसे पहले हम इस मुद्दे पर बात करेंगे कि ये फैसला सरकार की तरफ से लेना बच्चों के लिए कितना ज़्यादा नुकसान करेगा, और खास करके उन बच्चों के लिए जो लगातार तैयारी कर रहे हैं। और अब सरकार की तरफ से इतना बड़ा फैसला आना कि एग्ज़ाम जो है 10th के अब वो नहीं होंगे। नहीं, सबसे 2 बातें हैं यहाँ पे। एक तो मेरी समझ में अभी तक ये नहीं आया कि एग्ज़ाम को मई-जून तक भी लेके आने की क्या ज़रूरत थी। नज़ीर के तौर पे पूरी दुनिया ने देखा कि बिहार में बड़े शानदार तरीके से पूरे साल भर बगैर किसी क्लास के बिहार के बच्चों ने बोर्ड के एग्ज़ाम भी दिए और 450-500 ढेर सारे मार्क्स ला के पूरे बिहार में बहुत सारे पिछले सालों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। मैं इसको ये जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि बिहार में मुझे नहीं पता कैसे एग्ज़ाम हुए, कैसे मार्किंग दी गई, कैसे क्या हुआ, लेकिन कोरोना के नाम पे जो बच्चों के साथ, जो किशोर टीनेज बच्चों के साथ 14, 15, 16, 17 साल के जो बच्चे हैं, जो 10th और 10+2 के एग्ज़ाम के परीक्षार्थी होते हैं, उन लोगों के साथ जो खिलवाड़ हुआ, स्पेशली CBSE बोर्ड के थ्रू। अगर आपको ऑनलाइन पढ़ा के एग्ज़ाम लेना ही था, आप वो एग्ज़ाम चाहते तो मार्च-अप्रैल में पिछले साल की तरह लेके आप समाप्त कर सकते थे। आप पहली बात तो उसको खींच के लेके आए मई-जून तक। अब उसमें से आप बोल रहे हो कि पोस्टपोन, एक तो आपने रद्द कर दी 10th की, उसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि 10+2 के एग्ज़ाम को इसलिए रद्द नहीं किया गया क्योंकि वहाँ से बच्चों को ग्रेजुएशन की तैयारी करनी होती है, वहाँ से बच्चों को फिर बड़े अच्छे कॉलेजेज, IIT, नीट, JEE, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन ऐसी बात थोड़े है कि 10th के बाद ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को पता है कि 10th के बाद भी ऐसे होने की संभावना होती है। जैसे आप जानते हो पॉलिटेक्निक, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। SSC के कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जहाँ पे 10th पास आउट के लिए स्पेशली वैकेंसीज निकलती है।
अब आप बोल रहे हो कि उसको आप इंटरनल एसेस करके उनको वो कर दो, क्या बोलते हैं, इंटरनली में भी पॉसिबल कि आप एसेस करके स्कूल के हिसाब से या टीचर्स के हिसाब से या बच्चों के हिसाब से। तो ये उन बच्चों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हो जाएगी जो बच्चे जेन्युइनली कोरोना के बावजूद, कोरोना लॉकडाउन के बावजूद, पढ़ाई न होने के बावजूद भी दिन रात सीरियस होके, जिनको एक लत लग जाती है हमेशा टॉप करने की या हमेशा अच्छा करने की। तो ये सब पॉइंट्स पे अभी भारतवर्ष में सोचा नहीं जा रहा है। पहली बात तो मैं मानता ही नहीं हूँ कि कोरोना की वजह से एग्ज़ाम रद्द होने चाहिए थे। अगर एग्जामिनेशन रद्द हो सकते थे तो किसी भी स्टेट के इलेक्शन कैसे नहीं रद्द होते हैं। वही सीन पिछले 10 दिन से वंस अगेन प्रिंट मीडिया और वहाँ पे आ रही है। पिछले 6 महीने से सब कुछ शांत है। जब बिहार में चुनाव हो रहा था, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, सब जगह सब कुछ शांत है। ब्रिटेन में आप कह रहे हैं दूसरा वेरिएंट, अगर आप पूरे विश्व बोल रहा है कि दूसरा ये कोरोना 2 है, ये कोविड 2 है या लॉकडाउन 2.0, अगर दूसरी लहर है तो आखिर ब्रिटेन ने जनवरी में ही कैसे लॉकडाउन कर दिया? ब्रिटेन ने तो जनवरी में लॉकडाउन किया। फिर धीरे धीरे बोरिस जॉनसन ने, वहाँ के प्रधानमंत्री, धीरे धीरे वहाँ हर चीज़ तय था कि ये सेगमेंट यहाँ से यहाँ तक बंद होगा, ये सेगमेंट यहाँ से यहाँ तक बंद होगा। यहाँ पे भी इन लोगों के पेपर पे दिखते हैं कि सब कुछ तय है, लेकिन सिस्टम में जो भ्रष्टाचार और सिस्टम में जो अफसरशाही घून की तरह घुसी हुई है, वो हो सकता है कि नीति नियंत्रणों की पॉलिसी मेकिंग सही हो, लेकिन सिस्टम आपका वर्क नहीं कर रहा है। हमारे शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक जो भी हैं, वो सर साहब आते हैं और बड़े चिल्ला चिल्ला के मीडिया को बताते हैं, दुनिया को बताते हैं कि 15 साल बच्चों के डिजिटलाइजेशन में या स्कूलों के ऑनलाइन क्लास लर्निंग पद्धति में आने में हमें 15 साल लग जाते। कोरोना ने हमें 6 महीना में ऐसा करके विश्वगुरु बनना के डिजिटल बना दिया। सच्चाई ये है कि शहरी इलाकों में 10 से 15% ऑनलाइन स्टडी, 85% बच्चे मरहूम रह गए, वो स्टडी नहीं कर पाए, चाहे उनके पास मोबाइल हो, चाहे मोबाइल होने के बावजूद भी सही निगरानी के अभाव में वो दूसरी चीज़ों पे, दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना उन्होंने पसंद किया, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई नहीं किया। साल भर 15% शहरी बच्चे ढंग से पढ़ाई कर पाए, मुश्किल से 2 से 5% ग्रामीण इलाके में। हर बच्चों के पास हम लोग देखा हमने ग्रामीण इलाके में स्कूलों में बच्चों के साथ कि एक फैमिली में 5-5 बच्चे हैं, एक ही स्कूल में हैं। अब उन 5 बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, पेरेंट्स 5, एक तो लॉकडाउन, एक तो ऐसे ही आपकी कमर की रीढ़ तोड़ दी गई है आर्थिक रूप से, ऊपर से आपको स्कूल में एडमिनिस्ट्रेशन या कोई भी बोलता है कि 5-5 मोबाइल खरीद लो, ऐसे थोड़े होता है। तो 5% ओवरऑल अगर देखेंगे तो 5 से 10% ऑल ओवर द इंडिया ऑनलाइन क्लासेज, वो भी अच्छे स्कूलों में सफल हुई। सरकारी स्कूलों में नहीं हुई, सरकारी कॉलेजेज में 99% नहीं हुई, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में नहीं हुई। हाँ, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट जो थे या बड़े बड़े स्कूल जो थे या कॉर्पोरेट जो स्कूल थे, उन्होंने किया, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट 10%। तो जब ऑनलाइन पढ़ाई खत्म हो गई, दूसरी एक नुकसान ये हुई कि हमारे सोसाइटी में, हमारे फैमिलीज में, हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत बड़े बड़े संस्कृति के झंडा बरदार घूमते रहते हैं, वो लेके झंडा लेके उस संस्कृति में ये सिस्टम था पिछले 5-10 सालों से कि मोबाइल हर घर में है, लेकिन हम लोग कोशिश करते थे, बच्चे छुप छुपा के मोबाइल प्रयोग करते थे। छोटे छोटे बच्चे, टीनेज बच्चे, अगर मोबाइल परमिट या तो मम्मी से परमिट लेगा या तो फादर से परमिट लेगा या तो चोरी छुपे करके करेगा तो फिर उसका पनिशमेंट पाएगा, तो उनके सामने गलत चीज़ें, साइड इफेक्ट्स कम आती थी। अभी क्या हुआ, साल भर में वो जो 10-15% या जो भी 20% बच्चे पढ़ाई के नाम पे ऑनलाइन में आए, उनके पास पर्सनल मोबाइल्स हो गई, उनके पास फ्रीडम है, 2 घंटा वो ऑनलाइन क्लास कर रहा है और 5 घंटा वो चीज़ें वो प्राप्त कर रहा है जिससे उसकी बचपन बर्बाद हो रही है। नीड ही नहीं है। सरकार और सरकारी अफसरों को ये पॉइंट्स क्यों नहीं दिखते? सब चीज़ के पीछे वो एक लाइन में बोलेंगे, कोरोना एक ऐसी महामारी है, पहले उससे बचना जरूरी है, बाकी चीज़ें हो जाएंगी, पढ़ाई बाद में हो जाएगी, अर्थव्यवस्था बाद में ठीक हो जाएगी, कोई आदमी मर गया उसके घर में उसको कंपनसेशन बाद में मिल जाएगा, मतलब सारी चीज़ें बाद में हो जाएगी, फिलहाल कोरोना से लड़ना जरूरी है। तो इसके आड़ में आप एजुकेशन को ऑनलाइन किया, ये जुल्म किया। आप कह रहे हो एग्जामिनेशन को प्रोटोकॉल के तहत लेने के लिए, मैं तो कहता हूँ कि सारे स्कूल जो सक्षम हैं, जो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर सकते हैं, वो भी ऐसा नहीं, बंगाल के चुनाव जैसा प्रोटोकॉल नहीं, वो कुंभ जैसा प्रोटोकॉल नहीं, आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसें और ट्रेनों वाली प्रोटोकॉल नहीं, आपकी मार्केट्स की नौटंकी वाली प्रोटोकॉल नहीं, आपकी वो पुलिस की दादागिरी, दुकानदारों की खिचकिच कि अगर आधा घंटा और रुक जाएं तो काश हम 2 माल और बेच ले, और पुलिस का डंडा कि आप नहीं जाओगे तो हम नहीं करेंगे, वो वाला प्रोटोकॉल नहीं, एकदम ट्रूली डिसिप्लिन्ड प्रोटोकॉल। अगर कोरोना है और अगर कोरोना मास्क लगाने से आदमी सेफ है तो बच्चे मास्क लगाएंगे, अगर सोशल डिस्टेंसिंग से बच्चे सेफ हैं तो स्कूल वाले सोशल डिस्टेंसिंग देंगे, अगर सैनिटाइजर से सेफ है तो हम उसको सैनिटाइजर से नहलाने के लिए तैयार हैं। आप जो प्रोटोकॉल लागू करो, आप उस प्रोटोकॉल के साथ अगर 50% स्कूलें भी लाइनअप हो जाती, अगर हम करोड़ों बच्चों में से अगर
40% 30% बच्चे भी स्टडी की तरफ मूव कर पाते और ऑनलाइन से उनको मुक्ति मिल पाती तो शायद आने वाला भविष्य बहुत बेहतर होता। तो हम डेवलपमेंट की ओर जाते। अभी आपको पता भी नहीं है, ये जब आने वाला भविष्य बताएगा, आने वाले शिक्षा मंत्री को इस चीज़ का रोना होगा, चाहे जो भी शिक्षा मंत्री हो, कि ये जो अभी 15 16 17 18 19 20 साल के किशोर वय के बच्चे हैं जिनके अंदर में कचरा ज़्यादा गया और पढ़ाई कम गया, ज्ञान कम गया और अनुशासनहीनता ज़्यादा गई, जिनको समय से पहले जो चीज़ें अभी उनको नहीं जाननी थी उन चीज़ों का उनके अंदर ज़्यादा प्रसार गया। हर चीज़, गंदगी से लेके छोटी बड़ी चीज़ें, जिन चीज़ों से हम हर आदमी चाहता है कि हम अपने बाल बच्चे को बचा के रखें। आपको पता भी है ऑनलाइन ने क्या इफेक्ट डाला है, और आप उल्टे ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन मतलब ये ड्रामा पसा रहे हुए हर चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं, हर चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं। ऐसे नहीं होता। हम बात कर रहे थे उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने ताबड़तोड़ पढ़ाई करके मेहनत करी थी अपने 10th और 12th के एग्जाम के लिए। अब उनको एक शौक दिया गया है जिन लोगों ने प्रिपरेशन करी थी। अगर हम विजय रंजन सर की माने तो उनका ये कहना है कि जिस तरीके से इलेक्शंस कराए गए हैं, प्रोटोकॉल्स, सो कॉल्ड प्रोटोकॉल्स कह के कि हम वो गाइडलाइंस को फॉलो करें, ठीक उसी तरीके से स्कूल्स ओपन होने चाहिए। उन तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करके स्कूल चलाई जाएंगी ताकि इन बच्चों का भविष्य जो है वो अंधकार में ना जाए, बच्चे जो है वो मेंटल हेल्थ से सफ़र ना करें। कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की थी और अब उनको एक बड़ा शौक दिया गया है यहाँ पर कि उनका एग्जाम जो है वो कैंसिल हो चुका है, 10th का और 12th का पोस्टपोन हो चुका है। हम कोरोना पर आगे इसलिए बात करेंगे क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े रोज पेश किए जा रहे हैं, चाहे वो अखबार में हो, चाहे वो सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म में हो, या फिर वो सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ही क्यों ना हो, जो आंकड़े आ रहे हैं सर उसको बहुत भयानक तरीके से पेश किया जा रहा है। आप अगर हॉस्पिटल की स्थिति को देखेंगे तो एक बेड पे 3 मरीज सोया हुआ है। अगर हम वैक्सीन की बात करें तो दरवाजा बंद है, वैक्सीन नहीं मिल रहा है, लोग लंबी लंबी कतारें लगाकर खड़े हुए हैं। आज अगर हम बिहार की बात करें, क्योंकि हम अभी पटना में हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं कि नीतीश कुमार नाकाम है, उनसे नहीं हो रहा है, उनसे कोरोना नहीं संभल रहा है। आपको लगता है कि ये सारे जो, मैं नौटंकी वर्ड मैं पता नहीं यूज करूं या नहीं, लेकिन जो ये हो रहा है, आपको लगता है कि नाइट कर्फ्यू लगा देने से 7 बजे शाम से लेकर के 6 बजे तक सब अच्छा हो जाएगा और कोरोना को हम मात दे देंगे? पहले चीज़ों के पीछे तर्क जो होते हैं वो समझनी चाहिए। जब फर्स्ट टाइम मोदी जी आए थे उन्होंने बोला था कि वो थाली लोटा पीटना है या जो भी करना है, दिया जलाना, तो सेकंड लॉट में उन्होंने बताया था। शायद एक दिन उन्होंने होली मनाने के लिए बोला था, दूसरी बार दिवाली मनाने के लिए, वो अप्रैल में शायद बोला था उन्होंने, मे बी उससे सेम डेट नहीं था, मे बी। खैर जो भी हो, चूँकि मेरा इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उस टाइम में भी इनके लोगों ने जस्टिफाई किया था कि आपको पता नहीं है इटली में ऐसा पहले से हो रहा है, वहाँ फलना ऐसे होता है कि लोग अपने अपने बालकनी में आते हैं और वायलिन बजाते हैं। इस तरीके के तर्क उनके लोगों के पास थे। उस टाइम में भी ऐसी बातें थी। अभी भी आप उसी तरीके के तर्क दोहराते हैं कि नाइट कर्फ्यू किन जगहों के लिए होती है? जैसे पेरिस जैसी जगह है, आपको स्विट्जरलैंड में एक जगह है, मतलब स्वीडन में कुछ जगह है, अमेरिका में कुछ जगह है, लंदन, ब्रिटेन की मैक्सिमम नाइट, जहाँ पे नाइट लाइफ्स हैं। जैसे इंडिया में आप अगर देखो तो मुंबई है, बेंगलोर है, स्पेशली मुंबई और बेंगलोर, जहाँ पे नाइट लाइफ्स हैं। तो वहाँ क्या होता है कि दिन भर आदमी काम करता है और शाम में गेट टुगेदर करके खा पी के उसको होश ही नहीं होता है कि वो फिजिकल डिस्टेंसिंग करेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग करेगा, एक्सीडेंट करेगा। मे भी पॉसिबल कि वहाँ पे नाइट वो चीज़ें हैं जहाँ पे ये लाइफ ही नहीं है। आप हर चीज़ उठा के वहाँ से नकल लेके आ जाते हो, कॉपी। आपके पास भगवान ने अपना दिमाग नहीं दिया है। नाइट कर्फ्यू कोई मैटर ही नहीं। नाइट कर्फ्यू का सिस्टम कहाँ से आया? तो ये एक टेक्निकल पेच है कि आप, और रही बात आपके अस्पतालें, बेडें या जो सिचुएशंस, तो भाई साहब ये सारी तस्वीरें तो आपने मुझे पिछले साल मार्च में भी दिखाई थी। जैसे ही कोरोना आगे बढ़ा वैसे ही वेंटिलेटर की कमी हुई, वैसे ही बेड घटने शुरू हो गए, लाशों के अंबार लगने शुरू हो गए, लोगों ने लाशों को, अरे इस बार तो शुक्र मनाओ कि 1 साल कोरोना को झेलने के बाद भारत की जनता इतनी ढीठ हो गई है कि स्मशान में अपने परिजनों के सबके पास जा रहे हैं। पिछली बार तो आपकी दहशत का आलम यह था कि आपने मतलब लोगों को अपने बॉडी तक अपने परिजनों के बॉडी तक जाने की इजाज़त नहीं दी। और क्या ऐसा था? क्या लोग तरफ तरफ के मर रहे थे? क्या कोरोना से लोग मरे? आप पिछले साल भर का, अगर भारतीय स्वास्थ्य विभाग को या गृह मंत्रालय को ताकत है तो पिछले साल भर का तुरंत वो श्वेत पत्र जारी करे, वो बताएं कि पिछले साल 2018-19 में इंडिया में डायबिटीज से इतने मरे, हार्ट अटैक से इतने मरे, कैंसर से इतने मरे, बोन मैरो से इतने मरे, एक्सीडेंटल इतने मरे, नॉर्मल अकस्मात इतने मरे। आप सारे भारतवर्ष की मृत्यु का 19-20 का एक डाटा हमें दिया जाए, और 20-21 2 फाइनेंशियल ईयर हमारा गुजर चुका। अगर आप फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से भी पकड़ते हैं, अगर डाटा सरकारी डाटा के हिसाब से डाटा दिया जाए कि 20-21 में कितनी मौतें हुई, अगर 19-20 की मौतों से 20-21 की कोरोना की मौतें और बाकी सारी मौतें अगर गलती से दिखी हो, जो कि मुझे नहीं दिखी, मुझे नहीं पता चला कि बाकी लोग दूसरे चीज़ों से भी मरे होंगे, तो अगर ऐसा सब मिला के भी अगर 19-20 ज़्यादा होगा तो क्या होगा? मेरे पास डाटा नहीं है,
लेकिन मेरा बिलीफ लेवल बोल रहा है कि मैं सही हूँ। मुझे लगता है कि ऐसा हुआ होगा। अगर 19-20 का डेथ निकाला जाए और 20-21 के टोटल डेथ निकाले जाएं तो शायद 19-20 का डेथ रेट इतना असर पसरा हुआ है कि मतलब बिहार में 4,000 से ये सब कम्प्लीटली एक ग्लोबल स्कैम का हिस्सा हम लोग बन गए हैं। या तो हम लोग जानबूझ के उसमें शामिल हो गए हैं, हम लोग मतलब हमारा देश या हमारा देश का नेतृत्व या तो उसमें जानबूझ के शामिल है, या तो हम एक होता है ना कभी कभी कि हम विदेशी ग्लोबल स्कैम की चाल को, चाहे वो उसमें कोई हो, मुझे नहीं पता WHO है, चाइना है, जापान है, कौन है, किसको भारत से जलन है। भारत अगर उभरती हुई शक्ति है तो हो सकता है विश्व में ढेर सारी शक्तियाँ ऐसी हो जिसको भारत से जलन हो कि भारत, और भारत जैसे जो, देखिए इसमें बहुत सारे लोगों का, जो गरीब है उसका बहुत नुकसान नहीं हुआ। हमें नहीं पता पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ। आप जाओगे देखोगे छोटे छोटे कंट्रीज में इसका फर्क को नहीं पड़ा। बहुत सारा ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे किसी टाउन में लोगों ने इसकी वैल्यू ही नहीं की, उसको पता भी नहीं है कोरोना क्या चीज़ है। 1.5 साल बीत गया। वायरल बीमारी है, पूरे विश्व के जमीन के हर कोने पे जाना चाहिए था। ठीक है, इंसानी वायरल है तो ठीक है, परिंदों में नहीं गया, आई डोंट नो। लेकिन कभी कभी मतलब एक होता है ना कि चलो नहीं गया, खैर उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर इतना बड़ा वायरल है तो बहुत सारे देश इसमें बच भी गए। कैसे बच गए वो? उनको फर्क नहीं पड़ा। हर जगह मारा जाता है कौन? जो डेवलपिंग सेंस होता है। तो कम से कम दर्जनों ऐसे कंट्रीज हैं इंडिया के अलावा, या तो हम जानबूझ के इसमें शामिल हैं या तो हम उस साजिश का हिस्सा बनते चले गए। और जब कभी कभी क्या होता है शीर्ष पे बैठे हुए लोगों को कि आपने अगर गलत डिसीजन ले लिया तो आपका 1 साल, अगर आपने गलत डिसीजन लिया तो आपका 2-4 साल चला जाता है उस डिसीजन को जस्टिफाई करने में। ये इंसानी फितरत है और वो इंसान लोग हैं। जो दावा किया जा रहा है, चाहे वो हमारे PM हो या फिर सो कॉल्ड हमारे CM हो, कि हमने बहुत लड़ाई लड़ी है कोरोना के लिए, इतना पैसा खर्च कर दिया, करोड़ों रुपए का आंकड़ा वो पेश करते हैं। सर तो 1.5 साल में अब तक ऐसा क्यों है कि हॉस्पिटल में कतारें लगी? सर जी 20 लाख करोड़ रुपया आपने बताया पिछली बार। 5 दिन तक वित्त मंत्री और वित्त मंत्री के असिस्टेंट, मतलब सॉरी, दोनों वित्त मंत्री मिलके बड़ी मशक्कत से 5 दिन तक 20 लाख करोड़ को जोर गांथ के पुराया उन्होंने। मुझे इससे भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उस 20 लाख करोड़ में से 2 लाख करोड़ भी ढंग से अगर सिर्फ वैक्सीनेशन या 2-4 लाख करोड़ भी ढंग से यूज करते हैं ना, सारा का सारा सरकारी सिस्टम है, वारा नैरा हो जाता है, बंटवारा हो जाता है। सरकारी लोगों को, मैंने कई बार, मेरे वाल पे जाओगे आप, मैंने लिखा है कि सरकारी लोगों को इसमें बड़ा आनंद आ रहा है। लॉकडाउन और लॉकडाउन की प्रक्रिया सरकारी बाबू साहब लोगों के लिए बड़ा ही मस्त चीज़ है। ठीक है, आप फूल बरसाइए मोदी जी, आप उनको कभी बोलिए कि ये तो कोरोना वॉरियर्स का नाम दे दीजिए। इस अब फिर बहुत सारे कोरोना वॉरियर्स आएंगे। हमारे पास ऐसे ढेर सारे कोरोना वॉरियर्स को हमने सर्टिफाइड होते देखा है, रिवार्डेड होते देखा है, जिनकी कोरोना में कोई भूमिका नहीं है। हमें नहीं पता आपने फूल किस पे बरसा दिए और फूल पे क्यों खर्चा कर दिए। लेकिन आपकी आदत है कि आप हर चीज़ को इतर तितर करके, मतलब दाएँ डाइवर्सिफाइड मोड में डाल के फोकस्ड नहीं है। हमने 2 बातें बोली। ये कोरोना ग्लोबल स्कैम हो सकता है। कोरोना एक वायरस है, मान लेते हैं, कोरोना ठीक है, बहुत अच्छा वायरस है, होगा, वायरस होगी, किताबों में होगी वो। लेकिन हम लोग कैसे दहशत कैसे क्रिएट करते हैं, मीडिया कैसे दहशत क्रिएट करती है। आप देखोगे टीवी पे, मीडिया न्यूज़ पे, क्लिप्स पे, कि वो एक लाल 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 ऐसे ऐसे वाइट दाना 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 दाना। अरे देखा किसने? हेलो, जब आप अभी उसके बारे में 2 साल बीत गए, आपको अभी तक ये पता नहीं कि वो क्या वेरिएंट है, क्या रूप लेगा, क्या नौटंकी है। इस बार आपको शिक्षा खत्म करनी थी। आपने अभी पीछे शिक्षा की बात की, मैं फिर से शिक्षा की बात करूँ थोड़ा सा। अपना शिक्षा खत्म करनी थी तो आपको इस बार चूंकि शिक्षा के अलावा आपको कहीं समस्या नहीं थी। आपकी होटलें चल रही है, रेस्टोरेंट चल रही है, मॉल चल रही है, ठीक है। आप आने वाले लॉकडाउन की आहट है, आप लगा भी सकते हैं, 1-आध महीना के लिए बंद भी कर सकते हैं, और आपकी मर्जी, आप साल भर के लिए पिछले साल की तरह फिर से लोगों को पेड़ दो। और शिक्षित जनता और आर्थिक रूप से कमजोर जनता किसी भी सत्ता के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। किसी भी सत्ता प्रतिष्ठान के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। कई दफ़े निशा हमने लोगों को बताया है कि लिटरेसी एंड पॉवर्टी इज द ब्यूटीफुली डिजाइंड एंड ड्रिवन बाय द गवर्नमेंट एंड द पॉलिटिकल लीडर्स, इट्स नॉट बाय डिफॉल्ट ऑफ द गॉड। लोग क्या समझते हैं कि गरीबी और शिक्षा जो है ना भगवान की कृपा से हम तो गरीब पैदा हुए, नहीं। हर दफ़े मैं आज कोरोना ऐसे नहीं, आज मैं पिछले 5-10 साल से ये बातें अपने लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखो इसके पीछे साजिश होती है इसके, और कोरोना ने इसमें सोने पे सुहागा का काम किया ऐसे लोगों की मानसिकता वाले लोगों के लिए। अब ये तो उन लोगों को जवाब देना है। कैरेक्टराइज किया यहाँ पे कोरोना को लेकर के, चाहे हम हेल्थ के इश्यूज पे करें या एजुकेशन के उस पर बात करें। लेकिन आपको क्या लगता है, मतलब आपने तो पूरे सिरे से खारिज कर दिया कोरोना को मानने से, लेकिन आपको तो नहीं तो सर ये प्रोपेगेंडा, कोरोना एक ऐसा वायरस हो सकता है जो नॉर्मल जैसे सर्दी खांसी फ्लू हम। और दूसरी एक बात आपने गौर से देखा है कि हमेशा टेस्टिंग बढ़ाई कब जाती है, जब संधि काल होता है। संधि काल मतलब एक सीजन से दूसरे सीजन में जब प्रवेश करते हैं, जिस टाइम में ऑटोमेटिकली आप सर्दी खांसी से पीड़ित हैं। और एक बात और, कोरोना को मैं खारिज नहीं कर रहा हूँ। हमारे फैमिली में बहुत सारे लोग कोरोना से, मतलब जान पहचान में लोग आए, बोले टेस्ट नहीं महसूस हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, टेस्ट नहीं हुआ, तो और क्या जो भी सिम्टम्स बताए गए थे, मैं सीरियसली कभी नहीं लिया। और ऐसा नहीं कि मेरी इम्यूनिटी बहुत मजबूत है। हमारे जानने वाले जानते हैं कि 2 महीना पहले मेरा हार्ट का एंजियोप्लास्टी हुआ है।
लेकिन कोरोना को मैंने कभी भी बहुत गंभीरता से नहीं लिया। मेरा पिछला पूरे साल भर मैंने जिस तरीके से जिया है, उस मार्च से लेके मार्च, अप्रैल, मई, चूँकि हमारी कुछ जॉब भी ऐसी थी और हमारा ड्यूटी नेचर भी ऐसा था, आवश्यक सेवा में भी थे, हमें मूव भी करना होता था और कुछ मन की सनक भी होती थी अनडाउटेडली। मतलब ऐसा नहीं कि, तो मैं जहाँ भी मूव किया, मैं रेगुलरली सड़क पे हुई एक साल में। अभी मैं वेल्लोर होके आया हूँ। वेल्लोर में मैं अपना वो हार्ट का चेकअप कराने गया था। मैंने सोचा कि इंडिया का टॉप 5 मतलब ऑर्गेनाइजेशन में से एक है जहाँ पे इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं। वहाँ मेरी इको हुई है। दिन भर में 500 लोगों की इको होती है, एक बार भी बेड नहीं बदले जाते, एक बार भी सैनिटाइजेशन की कोई व्यवस्था नहीं। एक वही मशीन, वही आदमी, कहाँ कोरोना फैल रहा है। हमने इको कराया, हमने ECG कराया, अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों के संपर्क में आए हम। मैं खुल के बोल रहा हूँ। अगर पुलिस प्रशासन किसी को लगता है कि आदमी इतना घूम के आया है, और 15 दिन हो गए, 10 दिन आए हुए हो गए हमको, मैं फिर यहाँ आया, फिर यहाँ बैठा, फिर वहाँ जा रहा हूँ। हमें नहीं पता अभी हमारे आने से पहले आपके इस ऑफिस में, आपकी सोफा पे कौन बैठ के गया है। मुझे नहीं पता आपने सैनिटाइज किया है कि नहीं किया है। आप जो प्रोटोकॉल्स बता रहे हैं, क्या उसका अक्षरशः पालन होता है भारतवर्ष में? नहीं होता है। सरकारी स्तर पे भी नहीं होता, प्राइवेट स्तर पे भी नहीं होता। तो कब तक? और ये कोरोना है या प्रोपेगेंडा है? कोरोना वायरस सही होगा, लेकिन कोरोना की जो दहशत है और जो चीज़ें जिस तरीके से 1-10 दिन से मीडिया वाला बढ़ा रहा है, मार्केटिंग बाजार के प्रभाव में आके, हम तो पहले सोचते थे कि शायद सैनिटाइजर और मास्क लोग खरीदना कम कर दिया है, इसीलिए इस तरीके। हमको क्या पता था कि 10 दिन के बाद लॉकडाउन के तरफ बढ़ जाएगा। जब 10 दिन पहले ये कांड शुरू हुआ था अखबारों में और टीवी में, ये बढ़ाने वाला, उछाल लेने वाला प्लानिंग, आप जो समझो, आप उछाल लेने प्लानिंग में बोल रहा हूँ, आप अखबार की न्यूज़ को, दुनिया तो सच मान रही है। दुनिया तो टीवी, मीडिया, अखबार को सच मान रही है। और मैं क्या बोल रहा हूँ, जब ये उछाल लेने की प्लानिंग शुरू हुई तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि लगता है कि लोगों ने थोड़ा सा लापरवाही बरतनी शुरू कर दी। ठीक है, मीडिया के बहुत सारे प्रबुद्ध लोग इस तरीके से इसको रखते हैं कि देखो मास्क, लोगों ने जो पिछले 3-4 महीने में लापरवाही बरती ना, इसके चलते कोरोना वापस आ गया है। भैया ये तो मैं नहीं मानूंगा। लापरवाही से कोरोना आता तो सितंबर अक्टूबर में, जब बिहार में इलेक्शन हो रहे थे, सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो बिहार में शायद आधी आबादी को समाप्त हो जाना चाहिए था। क्योंकि हर बंदा अपने अपने रैली में से निकल के अपने अपने घरों में जाते हैं जहाँ बच्चे भी होते हैं। बच्चों की बात करो आप, बच्चे शादी में जा रहे हैं, बच्चे ब्याह में जा रहे हैं, हर शादियों में 200-500 जो भी आप वो प्रोटोकॉल फिक्स करते हो शहरी फिक्स इलाके में, मतलब आपके 10% सो कॉल्ड हायर डेवलप्ड या शहरी इलाका जिसको आप बोलते हैं, वहीं पे शायद थोड़ा सा, बाकी जगहों पे चल रहे हैं। मैंने श्राद्ध में हजारों लोगों को भोजन खाते देखा है उस मई जून में। इस लॉकडाउन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आभासी आहट की बात नहीं कर रहा हूँ। जेन्युइन लॉकडाउन में मैंने 2-2 हज़ार लोगों को खाते देखा है, 2-2 हज़ार लोगों को एक भोज में खाते देखा है। आपने भी बोला मंदिर मस्जिद बंद कर दो। कौन मंदिर मस्जिद बंद होता है? अक्षरधाम आप बंद कर दोगे जो टूरिस्ट प्लेस है, आप आगरा बंद कर दोगे, आप गोरखपुर। इसी बात पे आप आज बता दूं, मैं आपको तेजस्वी यादव बाबा धाम गए थे दर्शन करने, हजारों के खुला था। हो सकता है झारखंड सरकार ने ना लगाया हो। सर वहाँ पे भी नाइट कर्फ्यू है, बट स्टिल अगर एक मतलब एक ऐसे व्यक्तित्व जिनको लोग फॉलो करते हैं, वो अगर उस बीच जाएं और पूजा पाठ करें, तो आपको क्या लगता है कि मतलब लोगों के मन में कैसा जाएगा इंट्यूशन कि हाँ नहीं है कोरोना? उनके हिसाब से भी यही जा रहा होगा। लोगों के माइंड में तो है ही कि कोरोना नहीं है। लोग अगर आप अखबार और टीवी को साइड कर दोगे तो एक आदमी को पता भी नहीं चलेगा कि कोरोना है। सारा खेल वहाँ खराब हो रहा है। एक नैरेटिव सेट, मैं बार बार बोलता हूँ, एक नैरेटिव सेट कर दिया गया कोरोना को लेके, और वो प्लानिंग के तहत होता है। मेरा ये पता नहीं, मुझे विश्वास है कि कहीं ना कहीं प्लानिंग के तहत होता है। कोई ना कोई इशारा करता है, कोई ना कोई चाबी भरता है कि चलो जी अब इसका रेट बढ़ाओ, सॉरी उसका वो क्या बोलते, अब टेस्टिंग बढ़ाओ। ये आखिर इसको स्केल करने का तरीका क्या है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इसको स्केल करने का तरीका क्या है? अगर सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे यही रहेगा कि जिस तरीके से भोपाल और महाराष्ट्र जैसे बड़े स्टेट में लॉकडाउन लग चुका है 15 दिनों का, 1 हफ्ते का, आपको लगता है कि हम पूरा जो देश है, अगर वो लॉकडाउन एक बार फिर से स्थिति में चला जाता है, तो जो स्थिति हमने पिछले साल देखी थी, वो हज़ारों की संख्या में लोगों का पैदल आना, हमारा इकोनॉमी ठप हो जाना, हमारे एजुकेशन सिस्टम का ठप हो जाना, वो फिर से होगा, तब क्या होगा? देखो ठप तो अभी भी था ही। मतलब अमूमन 50% सेक्टर्स अभी भी, खासकर एजुकेशन सेक्टर तो बिल्कुल तबाह हो गया। और एजुकेशन सेक्टर में क्या है, बच्चों से जुड़ा हुआ चीज़ होता है, तो बच्चे ही देश के भविष्य होते हैं। अगर 2040 के इंडिया को देखेंगे तो जो आज 15-20 साल के लड़के हैं, वही 2040 उन्हीं के कंधों पे 2040 का हमारा भारत होगा। और उन बच्चों को तो आप लगभग कोरोना से पहले भी, कोरोना के नाम पे भी, खासकर बिहार में तो कमाल होता है। बच्चे के पास पढ़ाई नहीं है, डिग्रियां बहुत बड़ी है। हर साल लाखों बच्चे मैट्रिक, हर साल लाखों बच्चे इंटर, हर साल लाखों बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं। किन्हीं को 10,000 का झुंझुना थमाया जाता है, किसी को 25,000, किसी को 50,000। शिक्षा में जागरूकता के नाम पे
शिक्षा में जागरूकता के नाम पे कहीं पे आप एमडीएम की राशि बांट रहे होते हो, कहीं पे आप, और मुझे नहीं लगता कि इन सारी चीज़ों का महत्व होता है। महत्व ये होता है कि आपको बच्चे पढ़ क्यों नहीं रहे, आपके शिक्षकों की गुणवत्ता क्या है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। आप जितने फोकस तामझाम इन चीज़ों में लगाते हैं, अगर इन चीज़ों को करें बच्चे आ जाएंगे। लोगों के पास दिहाड़ी, अगर जिनके पास जो जैसे आ जाएंगे उसको खींच के लाना होगा, खींच के ले आया जाएगा, बाद में लेके आओ ना। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए साफ दिख रहा है कि शिक्षा को तो ख़त्म कर दिया गया है, और शिक्षा की वजह से लोगों का सोचने का मानसिक दिवालियापन, डर, ये जो दहशत, अगर आप मेंटली, अगर आप एडुकेशनली स्ट्रांग नहीं हैं तो आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे। आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे तो आपको अखबार में लिखी हुई हर बात आपको परेशान करेगी। आपको टीवी पे चल रहा अर्नब गोस्वामी जैसा आदमी का हर बोली आपको लगेगा कि हे भगवान, अरे बाप रे, राष्ट्रभक्त। मतलब वो कहीं ना कहीं वो एडुकेशन का लेवल होता है। तो ये तो समस्या है ही। इस एडुकेशन लेवल को भी नकार रहे हैं आप। और आप जो बोल रहे हो कि पिछले साल जिस तरीके का हालत हुए, तो आपको याद करिए शासन का इकबाल कैसे ख़त्म होता है। शासन ने रूल बनाया और उस रूल को लोग ब्रेक कर रहे हैं। दैट इज मीन इकबाल ऑफ द शासन ख़त्म। सॉरी, मतलब जो भी हो। अब आप रूल बनाए, आपने बोला पूरा भारत आज रात 12 बजे से लॉकडाउन, और लाखों लोग आ गए सड़कों पे, हज़ारों लोग मारे गए, बहुत लोग हज़ारों किलोमीटर पैदल चले घर पहुंच गए। क्या उन हज़ारों लोगों को कोरोना ने मारा? क्या ये गवर्नमेंटल मर्डर नहीं है? क्या सरकारी मर्डर इसको नहीं बोला जा सकता है? सर, अभी भी हजारों हजार की संख्या में लोग लद के आ रहे हैं, महाराष्ट्र और दिल्ली से आ रहे हैं वापस। मतलब कल भी जब क्योंकि हम न्यूज़ की बात कर रहे हैं, वो हालत नहीं होगी। चूंकि लोगों के दिमाग में दहशत 15 दिन में, लोग चूंकि पिछला भुक्तभोगी हैं, तो लोगों के दिमाग में लोग अभी से ही प्लान करना शुरू कर दिए। अब इस, हाँ ये ठीक है, वो लोग आ जाएंगे, अराजकता नहीं होगी, लोग अपने घरों में। मसला ये नहीं है कि लोग अराजक तरीके से वापस आए या फंसे हुए हैं या नहीं आए। मसला ये है कि इनकी आर्थिक रीढ़ का क्या होगा। अगर इनकी पर कैपिटा इनकम एवरी टाइम इसी तरीके से साल 2 साल और आपने डाउन कर दी, तो अगर पर कैपिटा इनकम डाउन हुई तो ओवरऑल तो देश की इनकम डाउन हुई ना। अंबानी ने कितना कमाया, विजय रंजन ने कितना कमाया, या सिर्फ अडानी ने कितना कमाया, मोदी जी की सैलरी इतनी है, सिर्फ इतना से तो देश विकास नहीं करेगा। और ये बाहर तो ये आपको प्लान करना होगा। एक बात होता है कोरोना साजिश है या प्रोपेगेंडा है या हकीकत है, ये तो एक अलग विषय का है, चूँकि वो डॉक्टर ज़्यादा बेहतर बताएंगे। और लेकिन मेरा मानना है प्रैक्टिकली कि कोरोना वायरस होगा, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जितनी बड़ी चीज़ पेश की जा रही है, जिससे बिल्कुल स्वास्थ्य, शिक्षा सब कुछ ठप कर दिया। इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम बोल रहे हैं बंगाल, अगर अभी तो पिक पे बंगाल पकड़ाया है ना सर, बॉर्डर पे कोई कटीली तार तो नहीं बिछी हुई है कि जो इधर के बिहार से कोरोना को बंगाल में जाने से रोकती है, या बंगाल के उधर से ऊपर से दूसरे स्टेट से इधर आने में, उड़ीसा से आने में उसको रोकती है। तो ये तो तय है ना कि जो चीज़ें आप हमको अखबार में बता रहे हैं, जो चीज़ें आप हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से आप हमको टीवी पे न्यूज़ दिखा के बताने की कोशिश कर रहे हैं कोरोना से डरो, तो बंगाल तो आधा खत्म, आधा क्या, जिस तरीके से बता रहे हैं पूरा खत्म। वो सिनेमा में नहीं होता कि कोई बचा ना रोबन हारा, कुल में ना कोई रोबन हारा, तो पूरा बंगाल तो खत्म नहीं। जैसे आप बता रहे हैं, जितनी भी बता फिर बता रहे हैं, लाशों के साथ जिस तरह की बात बता रहे हैं, तो बंगाल में तो आज के बाद हम लोग अगली बार जब बंगाल चलेंगे अगले महीने तो कोई नहीं मिलेगा, नहीं कोई नहीं मिलना चाहिए ना। मजाक बना रखा है आपने, पता नहीं लोगों को विश्वास क्यों होता है, ये मेरी समझ में ये नहीं आता। कंक्लूजन पे जाए हम, इससे मतलब पूरे इन बातों के कंक्लूजन पे जाए, उससे पहले मैं बस इतना आपसे पूछूंगी कि जो पीएम केयर फंड्स का ड्रामा हुआ, जो इन सारी चीज़ों पर बात की गई, चाहे वो हम हेल्थ को लेकर के करें या फिर कोरोना के आकर के जो मैंने आपको बोला बजट पेश किया गया कि स्वास्थ्य के ऊपर इतनी बात हुई, क्या तैयारी की कि 1 साल के बाद भी हम खुद को वहीं पा रहे हैं? बस वही, जैसे उसने रेट बढ़ाया, मतलब क्या बोलते हैं ग्राफ बढ़ाया, जैसे इनका डाटा बढ़ा, फिर वही बात है, ना वेंटिलेटर है ना बेड है, फिर आप वही रोना रो रहे हैं, फिर उसी चीज़ का डर दिखा रहे हैं, फिर लोग उसी डर से घर में भी बंद होंगे, उसी डर से कुछ लोग जो गरीब हैं मजबूर हैं रोड पे आएंगे, फिर पुलिस के डंडे खाएंगे, फिर लोगों पे अत्याचार होगा। आप बोलिएगा आप कोरोना कंट्रोल कर रहे हैं। 10 बात की एक बात यह है, कंक्लूजन ये है कि 2020 में मान सकते थे कि कोरोना ने अटेरनम में अटैक किया, हमें नहीं पता कि हम साजिश के जानबूझ के हिस्सा बने या उस साजिश में हम लोग शरीक हो गए। लेकिन 1 साल 1.25 साल बीतने के बाद सरकार के लिए समझो 1.5 साल, क्योंकि सरकार को नवंबर दिसंबर 2019 से ही पता है, हमारे लिए 1 साल 1 महीना, उनके लिए 1.5 साल। 1.5 साल के बाद भी अगर आज आपको ग्राफ के हिसाब से वही सारी चीज़ों का रोना है, आपको एग्जामें कैंसिल करनी है, आपको स्कूलों को बंद रखनी है, आपको बच्चों के बचपन को झोंक देना है, आपको मध्यम वर्गीय दिहाड़ी लोग, मजदूर लोग या जो लोअर मिडिल क्लास हैं या गरीब लोग हैं उनको फिर से आपको 500, 1000, 2000, 5 किलो राशन, ये मुआवजा, खैरात और उसके नाम पे करोड़ों की बंदर बांट,
आपको अगर फिर से वही सब करना है तो कोरोना ऐसे ही नियंत्रित होगी, बस मेरा सेंस यही है, हमें नहीं पता। मतलब चलते रहेगा, जिस तरीके से चल रहा है इस तरीके से ही चलते रहेगा। हमने और एक मिनट, वो जो पीएम केयर फंड की बात की, वो तो कोई आरटीआई डाले और उससे जानकारी ले, और दुर्भाग्य ये है कि पिछले साल 1.5 साल से कोरोना के नाम पे आरटीआई के जवाब देने लगभग बंद कर दिए गए हैं। एक कानून और समय मत मरने वाला भी है ये भी, इसलिए पीएम केयर फंड वाले लोगों को हम यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आरटीआई डालिए, जानकारी लीजिए, पता नहीं जवाब, हाँ नहीं, लेकिन आपको जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ट्रेंड अभी चल चुका है। और कोरोना के नाम पे और अघोषित ये लॉकडाउन या पाबंदियों के नाम पे अभी बहुत सारे मूल अधिकारों का हनन किया जाना बाकी है, देश तमाशा देखेगी। जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े आए दिन सामने आ रहे हैं, बिहार में भी 17 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, उसके बाद पता चलेगा कि बिहार की क्या स्थिति होती है। लेकिन अभी बात करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जिस एजुकेशन सिस्टम की हम बात करते हैं, जिस हेल्थ की हम बात करते हैं, उसके बाद इसी पर देश की या किसी भी राज्य की तरक्की, डेवलपमेंट जो है वो टिकी हुई होती है, जो पिछले एक साल से चरमरा सा गया है। अब फिर से हम उसी स्थिति में बैक जाते हुए दिख रहे हैं। इस पर बात कर रहे थे, हमारे साथ विजय रंजन सर थे, जिन्होंने हर एक पॉइंट को बहुत बेबाकी से पेश किया है। और ये कोरोना के जो आंकड़े हैं जो आए दिन सामने आ रहे हैं, तो एक मीडिया पर्सन होने के नाते और एक जागरूक नागरिक होने के नाते यही कहना चाहेंगे कि हाँ, बच के रहिए, मास्क लगाइए। अगर सरकार यही चाहती है आपसे तो इसी तरह से सरकार को कोऑपरेट करिए। आप DDW 24 न्यूज़ देख रहे हैं, मेरा नाम निशा ओझा है, बहुत बहुत शुक्रिया।